हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन। एक बार और। स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन। पक गया, थक गया, तू जो भी बोला मेरे सर में अटक गया। हे मेजर, क्या है? सारा दिन तू सिर्फ स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन देगा कि पढ़ाएगा भी? ए, क्या कहा तुम? क्या कहा? सिर्फ स्ट्रेटेजी और मोटिवेशन देगा कि पढ़ाएगा भी? साला बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तेरी वजह से सब मुसीबत में आ गए, समझा? ठीक बोल रहा है। मित्रों, दिन है सुहाना, आज 1 तारीख है, लेकिन मीठा नहीं है खाना। आज 1 तारीख है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम को अब सिर्फ 86 दिवस बाकी है, तो आपको मीठा नहीं, अभी कड़वा सब घूंट पीना पड़ेगा। और क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक की रिवीजन प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसकी इसमें कुछ बात करेंगे। हालांकि ये लेस देन 90 डेज लेफ्ट, अब क्या किया जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो मुझे तो काम की लगती नहीं, क्योंकि उससे क्या ही हो जाएगा। जो 5 लाख टाइम पास बाबू सोने, उनका तो कल्याण होना नहीं है, उनको कुछ भी आप बता दो। जो 30,000 सीरियस एस्पायरेंट है, उनको ऑलरेडी पता है उनको क्या पढ़ना है। उसके ऊपर जो 1000 टॉपर्स निकलेंगे, उनको भी ऑलरेडी पता है उनको क्या पढ़ना है। तो असल में तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो का कोई काम है नहीं। लेकिन सुंदर पिचाई की यूट्यूब में एक योजना चलती है, पेज व्यू ले लो योजना। शर्त इतनी है कि जो लाभार्थी है उसने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूँ। इसका थीम मैंने रखा है कड़वी सच्चाई। देखिए, यूपीएससी के अंदर कड़वी सच्चाई बोलने जाए तो तकलीफ क्या होती है। यूट्यूब पे पेज व्यू नहीं आए, हिंदी मीडियम वाले नाराज़ हो जाएं, इंडस्ट्री वाले काम नहीं दे अगर आप इंडस्ट्री के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोल दो। लेकिन फिर भी आज मैंने सोचा कि अब जो है वो बोल ही देते हैं, ताकि आप जो असल में पास होना है उसमें आपको मदद मिले। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को कि भाई अब प्रीलिम को लेस देन 90 डेज आर लेफ्ट। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेंस जनरल स्टडीज़, मेंस आंसर राइटिंग की पीपूड़ी, इन सबको आप बोल दो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम सेंट्रिक तैयारी करो। अब ये सुन के हो सकता है जो ऑप्शनल कोर्स बेचना चाहे उनको बुरा लग जाए, लेकिन अब एग्ज़ाम जितनी करीब है और अगर आप 2024 देना चाहते हैं तो भाई जितनी वो कठिन हो गई है, पेपर हैज़ बिकम टफ, तो भाई प्रीलिम सेंट्रिक तैयारी करो। उसी तरह दूसरा एक छाती पीटते रहते हैं लोग मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट मिथ्या चीज़ है, क्योंकि आप समझो, मैं आपको अगर फॉर्मूला सिखाऊं स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, और फिर आप एग्ज़ाम में जाओ तो बोर्ड कार ट्रेन के आप सवाल कर सकते हो। लेकिन जनरल स्टडीज़ आईएएस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है। मैं आपको सिखाऊं गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर, लेकिन हाईकोर्ट बैठता है अहमदाबाद में, और असल एग्ज़ाम में आपको पूछे कि उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है और हाईकोर्ट कहाँ है, उड़ीसा है, भुवनेश्वर, कटक है, क्या है, तो आप नहीं कर सकते ना, आपको सब कुछ रट के जाना पड़े। तो हमेशा जो पढ़ना है, रटना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू कि मॉक टेस्ट देने। ये एक कड़वी हकीकत है कि ये फालतू में जैसे प्री वेडिंग फोटोग्राफी की हवा बनाई गई है क्योंकि स्टूडियो वालों को पैसा कमाना है, उसी तरह कोचिंग वालों ने हवा बना के रखी है। खासकर स्टाफ सिलेक्शन, बैंक इंस्टीट्यूट वाले जो 2011 में सीसेट आए, उसके बाद यूपीएससी के बिजनेस में आए, तो उनके पास तो अच्छे टीचर हैं नहीं। तो वो क्या करेंगे, मॉक टेस्ट की हवा बनाएंगे, पीआर वेव टॉपर से बुलवा दो कि मैं तो कुछ पढ़ के नहीं गया था, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए थे, क्योंकि उनको वो बेच के दुकान चमकानी है। जबकि यूपीएससी के अंदर मैंने आपको बताया, खासकर आजकल जितने फैक्चुअल और पेयर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे पहले आपको बहुत सारा रटना पड़ेगा, उसके बाद की बात आती टेस्ट देना था। खैर, तो और भी कड़वे वचन है। कुल मिलाकर 3 सेगमेंट में ये वीडियो है। पहला, आप कौन से कैंसर स्टेज में हैं, आपका बचना संभव भी है कि नहीं, पहले वो फाइंड करो। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको इस बार अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं। और तीसरा कि सब्जेक्ट वाइज पैटर्न क्या है, रिवीजन में क्या प्रायोरिटी रहे, एक एक करके इस बात को हम देखेंगे। आगे से बढ़ने से पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं, 7 दिनों के लिए कंप्लीट फ्री एक्सेस टू ऑल पेड कोर्सेज, मुफ्त में मिल्क शेक का मजा लीजिए। अनअकैडमी में जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट के पेड कोर्स है, लेक्चर है, हैंडआउट है, मॉक टेस्ट है, हर चीज़ अनलॉक है 7 दिनों के लिए। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन और कोड इज monal.org। हालांकि ध्यान दो रखना है, पहला, अगर आपने पिछले साल मान लीजिए होली में ऐसा ऑफर आया और आपने लिया हो, तो फिर हर बार वो 7-7 दिन आपका अनलॉक नहीं करेगा। ये सिर्फ फ्रेश न्यू यूज़र के लिए। और दूसरा, अगर डेस्कटॉप से आपका ये लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो मोबाइल से आप ट्राई करें। खैर, वापस आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कैंसर का आपका स्टेज क्या है। सर्वाइकल कैंसर के अंदर जो भी स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है, 4 को बहुत ही डेडली माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो ये कैंसर है उसके सब चीज़ें लीवर में, फेफड़ों में ऊपर ऊपर बढ़ने लगती है। और जब आपके लंग्स पे, फेफड़ों पे वो कैंसर की लेयर बन जाएगी तो उसको तो ऑपरेशन से खुरेच खुरेच के निकालना मुश्किल हो जाए।
वो तो पूरा लंग ही ट्रांसप्लांट करना पड़े ना, तो वो बहुत घातक है, आदमी मतलब औरत मर जाए। तो ये एक फैक्ट हमने सीखा कि भाई कैंसर का स्टेज 4 आता है तो वो दूसरे अंगों में फैल जाता है, मरीज को बचाना मुश्किल है। अब समझिए कि ये कैंसर स्टेज 4 के बारे में 2024 की प्रीलिम में प्रश्न आए, तो जैसे ही प्रश्न आएगा उसके बाद जो आंसर की और एनालिसिस वाले बैठ जाएंगे वो क्या आपको बताएंगे। देखो बजट 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि ये बच्चियों को सर्वाइकल वैक्सीन दिया जाएगा, इसलिए यूपीएससी ने पूछा। ये पूनम पांडे ने कुछ अपना फेक डेथ का सब किया था अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसलिए यूपीएससी ने पूछा। तो यूपीएससी ने इस कारणों से पूछा, इसलिए यूपीएससी बहुत महान है, यूपीएससी इज टेस्टिंग योर आईक्यू नहीं ईक्यू, और आपको सपना आ जाना चाहिए था वगैरह। तो मेरा सबसे पहले उन सब टीचर्स और व्लॉगर्स को प्रश्न ये है कि ये सब रोमांटिसिज्म आप एक बाजू रखो और कड़वी बात बोलो ना। आपने पढ़ाया था कि नहीं सर्वाइकल कैंसर का क्वेश्चन आएगा, ऐसा आपने प्रिडिक्ट किया था, दैट इज़ नॉट इनफ। आपने पढ़ा था कि नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे स्टेज आते हैं, चौथे स्टेज में क्या होता है वगैरह। डिड यू टीच दैट और नॉट? और जो बाबू सोने इनके फैन बॉय बन चुके हैं उनको भी मेरा सवाल है कि वो तो ऐसा एनालिसिस दे के हाँ हाँ मेरे मसीहा और रॉबिन हुड ने क्या गजब एनालिसिस दे दिया। पर भाई तुम पढ़ के गए थे कि नहीं, डिड यू स्टडी दैट और नॉट, और आपका वो सवाल सही हुआ कि नहीं, बराबर। तो सबसे पहले आप खुद कौन से कैंसर स्टेज में हैं उसका स्व मूल्यांकन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊँ कि जितने बैंकों के एटीएम हैं उसको एनपीसीआई नाम की एक संस्था ने सब बैंकों के साथ कनेक्ट किया है, और ऐसा जो भी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी उसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस। ये मैंने आपको एक फैक्ट पढ़ा है। अब मैं तुरंत आपको उसका पीवाईक्यू दिखाऊं कि देखो ये यूपीएससी ने पूछा कौन एटीएम को कनेक्ट करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आपके यहाँ तो आसान है, दैट इज करेक्ट। पर आप समझो ये तो 1 मिनट के भीतर हमने एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर, एक टॉपिक और उसका एक पीवाईक्यू देखा, तो आपको सब आसान लगे। असल एग्जाम में आपके सामने 100 सवाल होंगे सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर से, तो बहुत सारी फिर गुत्थियां उलझ जाती है, क्या उस वक्त आपको इतना रिकॉल होने वाला है कि नहीं, और उस हिसाब से आपने रटा है कि नहीं, दैट इज द रूट क्वेश्चन। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पीवाईक्यू टॉपिक वाइज आप नहीं देखें, वो तो देखना चाहिए ताकि हमको पता चले कि ये दायरे के अंदर यूपीएससी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती है। लेकिन जब आपको अब एग्जाम करीब आ रही है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने को आए, तो आपने लीनियर पेपर भी देखना चाहिए कि 2023 का पेपर क्वेश्चन 1 से लेकर 100 में देखो, उससे सीधा आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। मैं आपको एक सैंपल दिखाऊं, ये वीडियो आप पॉज करके देखना थोड़ा। ये 2023 का लीनियर पेपर है, मतलब क्वेश्चन 1 2 3 4। अब इसमें देखो मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, क्वेश्चन 1 2 3 4 नहीं आ रहे, क्वेश्चन 5 वो भी देख के मुझे चक्कर आ रहा है, क्योंकि ये जो पूछ रहा है मार्शलैंड इनमें से कौन सा है मुझे नहीं आ रहा है। फिर पूछा है ये इल्मेनाइट और रूटाइट में क्या होता है, टाइटेनियम होता है कि नहीं, मुझे नहीं आता है। मेटल कोबाल्ट जो है इनमें से कौन से देश में पाया जाता है, ये भी मुझे कन्फ्यूजन है। तो मेरा तो दिल धीरे धीरे बैठ रहा है, बराबर। अब ऐसा करते करते मान लीजिए मैं पहुंचता हूँ क्वेश्चन 28 तक, कि वहाँ पूछा ये ब्रांड रिकॉग्निशन इन्वेंटरी ये सब कंपनी की इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, ये भी मुझे नहीं आता है। फिर आगे क्वेश्चन 29 में पे पहुँचता हूँ, तब उन्होंने कुछ पूछा 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो कि आसान है। अब किसी भी क्लास से किसी भी किताब से पढ़ के जाओ, ये क्वेश्चन आसान है कि फाइनेंस कमीशन ने ये पैरामीटर्स देख के स्टेट गवर्नमेंट को इतना पैसा दिलवाया था। अब ये आसान है लेकिन मेरा दिल बैठ चुका है, माई हार्ट हैज़ कोलैप्स्ड। तो मैं ये भी नहीं कर पाऊंगा या इसमें भी मेरी गड़बड़ हो जाएगी, तो ये बड़ी समस्या होती है। तो इसको मतलब आपको देखना पड़ेगा आपकी उस लेवल की स्ट्रेंथ बनी है कि नहीं। एक तो ये कोचिंग माफिया काफ़ी समय से एक मिथ्या फैला रहा है, मिथ उनका ये है कि यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पूछती है, फैक्ट नहीं पूछती है, यूपीएससी टेस्टिंग आईक्यू नहीं क्यों। तो मैंने आपको ये जितने सवाल दिखाए तो एक से एक सब फैक्ट ही फैक्ट पूछा था, कौन सा नदी पहाड़ कहाँ है, कौन सा मिनरल में कौन सा धातु है वगैरह, बहुत कुछ पूछा जाता है। ऐसी जो भी ये मिथ्या फैला रहे हैं, चाहे टॉपर है टीचर है, दो कारण हो सकते हैं। वो खुद आलसी हैं, उनको अपने नोट्स अपडेट नहीं करने हैं इसलिए कि हाँ इतना छोटा सा पढ़ के जाओ, इसलिए वो ऐसा हवा बना रहे हैं, या उन्होंने पेपर देखा ही नहीं है और वो भी एग्ज़ाम के तुरंत बाद नहीं देखा है, तो उनके वो झटके लगे ही नहीं है, इसलिए वो तो अपनी हवा में कि 90s में जो चलता था ऐसा ही पेपर है। खैर, तो माय पॉइंट वाज लीनियर पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चले जो इजी क्वेश्चन भी आते हैं उसमें भी हमसे मिस्टेक होती है, क्योंकि पहले 28 क्वेश्चन अगर टफ थे तो 29th वाला भी अपने को दिमाग में उतरता नहीं। इसलिए
जम्बल्ड ऐसे 1 to 100 क्वेश्चन की आप एनालिसिस खुद से करो। मैं वापस आऊँ, ये जो क्वेश्चन था 2023 प्रीलिम का कि इल्मेनाइट और रूटाइल, उसके अंदर क्या कौन सी धातु होती है। अब ये जवाब वर्ड बाय वर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के मिनरल चैप्टर में दिया है कि मित्रों ये जो किधर गया, टूथपेस्ट के अंदर जो वाइट होता है वो टाइटेनियम ऑक्साइड है, जो कि मिनरल रूटाइट, इल्मेटाइट, एंटामाइज वगैरह में से, ये मैं जूम करूँ आप देखो, ये दिया है। क्या आपको याद था? नहीं। क्या मुझे याद था? नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स मैं तो एग्जाम देता नहीं तो मुझे इतना याद नहीं, पर ऐसे भी मुझे मुझे लगा कहीं और से पूछा होगा। तो इस लेवल की हार्डकोर आप रट के गए कि नहीं, ये आपकी टेस्ट ले रहा है। तो लीनियर पेपर आप डाउनलोड करो यूपीएससी की वेबसाइट से, 1 से 100 क्वेश्चन, एक्सेल फाइल या गूगल शीट बनाओ और उसमें सीरियल नंबर क्वेश्चन 1 to 100 डाला बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कीवर्ड में डालूँ इसमें इल्मेटाइल रूटाइल जो भी, सब्जेक्ट में लिखूँ ज्योग्राफी या साइंस, सब टॉपिक में लिखूँ मिनरल, डिफ़िकल्टी में लिखूँ मीडियम। क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, देखो एल्यूमिनियम के साथ तो वो बॉक्साइट वगैरह कुछ होता है, कॉपर के साथ कोई ऐसे दूसरी चीज़ होती है, आयन का फेरस और कुछ होता है, तो इस कारण से ये जो इल्मेनाइट या है इसमें टाइटेनियम होना चाहिए, ऐसे तुक्के से कुछ लोग कर लेंगे। तो इसलिए मैं टफ नहीं बोल रहा, इसको मीडियम बोल रहा हूँ। सोर्स मैपिंग भाई एनसीईआरटी क्लास 10 में दिया है। स्पान में लिखूँ तो भाई थियरी का ये प्रश्न है। ये तो एक हुआ। ऐसा आप मान लीजिए 10 सवाल, ऐसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का कुछ करता हूँ। 1 से 100 का भी मैंने तो किया है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर स्क्रीन में दिखेगा नहीं आराम से, इसलिए मैंने सिर्फ 10 सवाल का मैं आपको मान लीजिए दिखाऊँ। ऐसा आप खुद से बनाओ और फिर ये जो भी एक्सेल या गूगल शीट बनाया है उसके अंदर ये शॉर्ट कमांड आप दीजिए। वो कैसे, वो गूगल मतलब यूट्यूब करके आप सीख लो कि जैसे कि मैं यहाँ पर शॉर्ट का कमांड दूँ सोर्स मैपिंग के हिसाब से, मतलब सोर्स वाले कॉलम में, तो ये 1 से 10 क्वेश्चन को वो वापस शॉर्ट करके बताएगा कि देखो क्वेश्चन 1, 8 और 9 थे वो तो एटलास से सॉल्व होते थे, नक्शे से बराबर। 10वां सवाल रैंडम था। फिर ये क्वेश्चन 6, 3 और 2 ये तो एनसीईआरटी में से थोड़ा थोड़ा मिल जाता था वगैरह वगैरह। तो ऐसा जब आप एनालिसिस करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा आपकी सच्चाई क्या है कि भाई मुझे तो ज्योग्राफी ठीक से नहीं आता। क्योंकि देखिए मैंने हर एक में डिफ़िकल्ट या टफ लिखा है खुद के लिए। मान लीजिए मैं खुद एग्जाम देता तो मुझे ये नहीं आता है तो मैं एक्सेप्ट करूँ कि ये टफ है। मैप पूछ रहा है या एनसीईआरटी पूछ रहा है लेकिन फिर भी मुझे टफ लग रहा है, इसका मतलब कि मैं एनसीईआरटी रट के नहीं बैठा हूँ। सो आई विल एक्सेप्ट दिस और अगले 90 डेज में मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। उसी तरह फिर आप यहाँ पर जो स्पान ऐसा एक कॉलम बनाओ कि मतलब थियरी का सवाल है, 2 साल पुरानी कोई घटना है, 1 साल पुरानी घटना है, ऐसा। और फिर आप फिर से उसका शॉर्ट कमांड दो स्पान कॉलम में, तो आपको पता चले ये 1 से 10 क्वेश्चन थे, उसमें से कितने, 3 तो ऐसे थे जो 3 साल या उससे पुराना करंट अफेयर से, और 7 ऐसे थे जो थियरी के प्रश्न थे। तो फालतू में मैं डेली न्यूज़ करके बहुत उसी में घुसा हुआ हूँ, जबकि मुझे तो ये सब चीज़ें आती नहीं है, मुझे इसमें भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। तो कुल मिला के आप देखो, आपने लेक्चर वीडियो देखे तो आपको एक सिर्फ रूपरेखा मिली है कि ये सब्जेक्ट में ऐसा ऐसा आता है। फिर उसको तराश के आपको बेहतर मूर्ति बनानी है तो आपको किताबें पढ़नी होगी, और अल्टीमेटली उस मूर्ति को आपने पॉलिश भी चढ़ाना होगा, वैक्स भी लगाना होगा। वो कैसे, ये सेल्फ असेसमेंट करो ना, 3-4 साल के पीवाई की उठाओ लीनियर फॉर्मेट में, खुद से उसका आप एक्सेल में एनालिसिस करो। क्या आपकी कैटेगरी के जो भी कट ऑफ थे, मान लीजिए जनरल में 85-90 जो चल रहा है, क्या मैं उसके एटलीस्ट 20% रेंज में हूँ कि नहीं, और बाकी का 20% पॉलिश में अगले 90 डेज में मार सकता हूँ कि नहीं। कौन से टॉपिक मुझे टीचर ने नहीं पढ़ाए, कौन से टॉपिक मेरे नोट्स या किताबों में नहीं है। फॉर एग्जांपल एनिमल बिहेवियर, शेयर मार्केट का कुछ एडवांस पूछ रहे हैं, तो क्या टीचर ने या बुक ने वो कवर किया है, नहीं किया तो मैं खुद से करूं, या उसको करने का कॉस्ट बेनिफिट ठीक नहीं लग रहा है। ये असेसमेंट करना पड़ेगा। मित्रों शेयर मार्केट में एक ट्रेडर है भाई सुभाशीष या जो उनका नाम है, वो ऐसे ऐसे वीडियो बनाए कि देखो मैंने 1 करोड़ रुपए बना दिए आज, और वो असल में सब सच वो बनाता हो, जैसे कि वो मतलब स्क्रीनशॉट और लाइव ट्रेडिंग करके दिखाए। पर आप समझो वो 8 मिनट के वीडियो देख के आप क्या 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसको तो 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होगा ना कि भाई ये शेयर मार्केट में ये जो प्राइस इधर गिरा तो इस प्राइस पे मैं खरीदूंगा, इसके ऊपर वो चढ़ेगा नहीं, इधर मैं बेच के भाग जाता हूँ। 15-15 मिनट में वो लाखों लाखों रुपए बनाता है। पर वो उसकी एक्सपीरियंस है, स्किल है, ट्रेनिंग है। तो ऐसी बात है, जो टीचर आपको पीवाईक्यू एनालिसिस या आंसर की वगैरह की चीज़ें करवा रहे हैं, उनको देख के आप वो नहीं समझ सकते एक हद से ज़्यादा।
क्योंकि आग का दरिया आपको खुद से ही गुजरना है कि भाई मुझे जो कैंसर चढ़ा है वो 4th स्टेज में है कि कौन से स्टेज में, और टीचर कैसे बता सकता है। तो इसलिए खुद से अपनी आप असेसमेंट करो कि जितने बाबू शोने हैं कल्याण उनका होना नहीं, उसका कारण क्या है। एक तो ढंग से पढ़ेंगे नहीं, फिर फेल होंगे, फेल होने के बाद भी वो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस नहीं करेंगे कि उनके पढ़े हुए में से कुछ आया था कि नहीं। फिर दूसरे साल वापस वही घिसी पीटी स्ट्रैटेजी या दूसरे टॉपर या टीचर की बातें मान के वही विशेष साइकिल में जब तक उनकी एज और अटेम्प्ट ख़त्म नहीं होंगे वो अपनी जवानी बर्बाद करने वाले। तो इससे बचिए। देखिए टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू डाउनलोड करने हैं तो फ्री में ही अनअकैडमी की बुकलेट है, गूगल सर्च आप करो अनअकैडमी यूपीएससी डाउनलोड, पहला जो लिंक है उसी में जाना, आपको मिल जाएगा। आपको लीनियर मतलब क्वेश्चन 1 to 100 ऐसा पेपर चाहिए तो वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करो और ये प्रैक्टिस करो। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा आपका कैंसर का स्टेज कौन सा है, और ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इस साल का अटेम्प्ट आपको देना चाहिए या उसको स्किप करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यही प्रश्न होगा कि भाई मैं अटेम्प्ट दूं या स्किप करूं। मान लीजिए जनरल कैटेगरी में एवरेज कट ऑफ पिछले 3 4 5 साल में चल रहे हो कि 200 में से आपको 90 मार्क लाने हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, मतलब मिनिमम 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और आप खुद असेसमेंट करें कि भाई ये पहाड़ में मैं तो अभी नीचे ही हूँ, कि मेरे तो सिर्फ 70 ही हो रहे हैं, 70 मार्क्स यानी 35 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, तो बाकी जो 10 क्वेश्चन का और मुझे पॉलिश चढ़ाना है अगले 90 डेज में मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि वो करना चाहिए कि नहीं, या स्किप मार देता हूँ, स्टेट सर्विस बैंक स्टाफ सिलेक्शन कोई और एग्ज़ाम देता हूँ और अगले साल ढंग से मैं पढ़ के वापस आईएएस की एग्ज़ाम की प्रीलिम दूंगा। दूसरा एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये होगा कि देखिए प्रीलिम का तो मेरा सिलेबस हो गया है, शायद मेरा प्रीलिम क्लियर भी हो जाए, लेकिन मेंस और ऑप्शनल मैंने नहीं किया है तो मैं अटेम्प्ट दूं कि नहीं, ऐसा भी कुछ लोगों का प्रश्न होता है। तो उनको मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। देखिए अगर आप प्रीलिम पास करते हैं तो इसका एक फ़ायदा क्या है कि आपके पास एक टैग आता है मैंने प्रीलिम पास किया। बाहर के समाज में उसकी इतनी इज्जत ना हो, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री में आपको फ्रीलांस में कुछ कंटेंट राइटर वगैरह का छोटा मोटा काम चाहिए तो उसमें उसकी मदद मिले। हालांकि ऐसी भी नौकरियां सीमित है, सब लोग जो प्रीलिम पास करते सब लोग को एक काम मिलने वाला नहीं है, बट इट हेल्प्स इन दैट डायरेक्शन। दूसरा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी योजनाएं खोली हैं कि अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम पास करते हैं तो आपको 20,000 30,000 50,000 रुपये मिले। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया है, गुजरात राज्य सरकार की भी एक ऐसी योजना है, और वो ऐसा कि सारे कैटेगरी मतलब जनरल एससी एसटी ओबीसी सबको मिले। यूनियन की भी मेरे ख्याल से ऐसी है, पर उसमें सिर्फ कि मान लीजिए माइनॉरिटीज़ या एससी एसटी, लेकिन उसमें भी फिर रखा हो कि नहीं इतना इनकम हो तो ही मिलेगा, वगैरह वगैरह चलता है। तो उसका भी एक फ़ायदा हो सकता है, ताकि क्या सपोज़ आप प्रीलिम पास करो, मई जून आ गया, प्रीलिम पास करो, फिर सितंबर तक आप मेंस की तैयारी को, घर वाले मतलब गला नहीं पकड़ेंगे आपका, और मेंस का रिजल्ट आए दिसंबर जनवरी में, तब तक भी घर वाले सुकून से आपको सांस लेने दें। ये एक फ़ायदा हो सकता है, भले आपको लगता है मेरा मेंस पास नहीं होगा, पर तकलीफ उसमें क्या आएगी कि आपका कितना एज और अटेम्प्ट बाकी है। फिर समझो कि गिन के 2 3 अटेम्प्ट भी बाकी है, तो ऐसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर पैरेलल शादी का प्रेशर अगर क्लियर नहीं किया, या मतलब वो पढ़ने ही नहीं देंगे मुझे वगैरह, तो वो सब एंगल देख के आप सोचो आपको क्या करना है। मेरे लिए आपको हर एक को एक कस्टमाइज जवाब देना मुश्किल है। अब वापस आते हैं कि कैंसर स्टेज को आप फाइंड करो, अटेम्प्ट देना है कि नहीं वो मैंने आपको बताया। अब सब्जेक्ट वाइज पैटर्न की हम बात करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें वगैरह। सबसे पहली बात तो मुझे ये एनालिसिस में अब विश्वास रहा ही नहीं। ये मेरा कुछ 10 11 साल पहले का फ़ोटो है। हाँ, तो तब मैं ऐसे ग्राफ बना के हाँ ये देखो ये आ रहा है और ये सब्जेक्ट में इतना करना चाहिए। लेकिन पिछले 3 साल से जिस प्रकार से ट्रेंड में अलग अलग बदलाव आते हैं, तो मेरा तो ये कहना है कि भाई सभी सब्जेक्ट तमीज़ से तैयार करके जाने चाहिए, कोई भरोसा नहीं है। फॉर एग्जांपल 2018 में मिसाइल के बारे में पूछा, और उसके बाद 2019 20 21 22 तक नहीं पूछा, फिर 2023 में वापस ये मिसाइल डिफेंस का पूछा कि बैलिस्टिक और ये सबसोनिक मिसाइल का क्या है। तो ऑड बॉल है ना। अब आप देखो ऐसी चीज़ों के आपको यूट्यूब पे वीडियो कम मिलेंगे, कोचिंग मटेरियल में कम मिलेगा, तो वो तो आपको खुद से तैयार करना पड़े, तो नेट पे थोड़ी लेफ्ट राइट करो। ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर से अब खुरेज खुरेज के स्क्रैच कर करके आप लाओगे, तब जाके कट ऑफ के वो आप आगे बढ़ने में मदद मिले। अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करें कि इकोनॉमी का हम सुकून से एनालिसिस करें, तो हमको पता क्या चले, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो बदली नहीं, हर साल पूछते रहते हैं कि आरबीआई ने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। करेंसी एक्सचेंज मतलब ये $1 का 80 रुपीज़ में क्या प्लस माइनस होगा, कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो ये तो आसान है
कर सकते हैं आप। कुछ बदल चुका है वो क्या कि आजकल पिछले 3 साल में अकाउंटेंसी मैनेजमेंट टाइप के कंसेप्ट पूछना चालू करे, शेयर मार्केट के थोड़े एडवांस टर्म पूछे, गवर्नमेंट स्कीम के एकदम हार्डकोर फैक्ट पूछना चालू करे, वगैरह वगैरह। तो वो आपने एक्स्ट्रा करने होंगे। ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट का आपने ठीक से एनालिसिस करके पढ़ाई करनी है। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है तो मेरा कोर्स तो चल ही रहा है और 7 दिन के लिए सारे पेड कोर्स आप फ्री में देख सकते हैं। ऐसा ही अभी ऑफर बराबर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसका फ़ायदा उठाइए। इकोनॉमी का मेरा कोर्स PCB 11 रफ्तार, 11 मतलब कोरोना के बाद 11वीं बार पढ़ा रहा हूँ। रफ्तार मतलब सिर्फ प्रीलिम्स की अपनी टारगेट है और अभी मॉनेटरी पॉलिसी ये इसी में हम पढ़ाई अपनी चालू है। सो मोस्ट वेलकम टू अटेंड इट। देखिए इकोनॉमी में भी ये मिथ्या फैलाई जा रही है कि सिर्फ कंसेप्ट पूछते हैं, फैक्ट नहीं पूछते। तो बहुत सारे फैक्ट तो पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिछले कुछ सालों का 5 साल का देखो, NPCI का ये NFS सिस्टम, उससे ATM चलता है कि नहीं, रुपे कार्ड जो बनाया वो NPCI ने किसने बनाया, भीम ऐप में कितने फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। फिर इसकी EPFO एग्जाम में UPSC ने पूछा कि नेफ्ट का मालिक कौन है, RBI है कि NPCI है। तो मतलब आपको किसी ने क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है कि फैक्ट नहीं पूछेगा, कंसेप्ट पूछेगा, ऐसा तो है नहीं। तो उन सब में मत पढ़ो। अब इकोनॉमी में आप समझो हर एक क्वेश्चन इज़ अ ब्यूटी इन इट सेल्फ। तो मैं उन सब की चर्चा इधर कर नहीं पाऊँगा, लंबा चौड़ा वीडियो 37 मिनट का था। वो सब लिंक नीचे दिया होगा, वो देख लेना। पूरी एनालिसिस मतलब रिपीटर की गलतियाँ जो फेल हुए हैं और बार बार फेल हो रहे हैं उसके क्या कारण है, चाहे इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, तो उसके अलग अलग टीचर्स ने ऐसे वीडियो बनाए, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप सुकून से देखना। अब खैर बात आती है भाई कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करूं, कौन से सब्जेक्ट बाद में करूं। तो अभी जो दिल्ली में बूट कैम्प किया उसका अगर आपने वीडियो देखा, उसमें मैंने बताया कि कैसे पिछले 3 साल में जनरल कैटेगरी में एवरेज करीब 90 आउट ऑफ 200 के आसपास कट ऑफ रहता है। इसका मतलब आपको 45 क्वेश्चन जितना तो मिनिमम ज्ञान होना चाहिए। अब ये 45 क्वेश्चन आप कहाँ से खींच के लाओगे। तो आप समझो एक तालाब है या स्विमिंग पूल है जिसके अंदर आपने 45 लीटर पानी भरना है, मिनिमम इतना करेक्ट करना है। तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के 30 सवाल आए, उसमें से आप 15 इधर मान लीजिए करेक्ट कर पाए। पॉलिटी में 15 सवाल आए, मान लीजिए आप 10 करेक्ट कर पाए। इकोनॉमी में 18 मान लीजिए आप 10 करेक्ट पाए। ये करके आपके करीब 35 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से होते हैं और आपको और खींचना है 45, मतलब अभी भी 10 सवाल तो और किसी से लाने हैं। तो हिस्ट्री है, साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, स्पोर्ट्स अवार्ड वगैरह में थोड़ा थोड़ा खुरेज खुरेज के आप लाओ। आपको असल एग्जाम में तो और भी करना पड़ेगा। सपोज 50-60 आप करोगे, कुछ सवाल आपके गलत होंगे, फिर नेगेटिव में कटेगा, फिर आप ये पॉइंट पे पहुंचोगे वगैरह। तो इनको देखते हुए मतलब कौन से सब्जेक्ट को मैं पहले प्राधान्य या प्रायोरिटी दूँ, तो मैंने आपको बताया 3 सब्जेक्ट सबसे पहले आप करो। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जिसको मैं एक बोलूँ, इकोनॉमी जो दूसरा है, और पॉलिटी जो तीसरा है। इसके अंदर भी समझो PYQ वगैरह सुकून से आपको देखना है। इकोनॉमी मैंने बताया क्या अलग पूछा जा रहा है। पॉलिटी में भी ऐसा है कि मान लीजिए 10 सवाल हों लक्ष्मीकांत से आपके हो जाएं, फिर बाकी के 3-5 सवाल ऐसे हों कि इंडियन एक्सप्रेस की जो एक्सप्लेन सीरीज आती है उसके अंदर से कुछ पूछा, पेरोल एंड राइट टू पेरोल और जुडिशल कस्टडी, पुलिस कस्टडी वगैरह, वो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती केस में चर्चा में था। फिर बीच में कुछ पूछा फॉरेन लॉयर और कॉर्पोरेट लॉयर के बारे में, अब वो फॉरेन लॉयर को भारत में प्रैक्टिस करने दिया जाए कि नहीं, उसके चलते चर्चा में था। तो पिछले 1-2 साल के ऐसा इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सीरीज़ का पॉलिटी सब आपने देखा कि नहीं। मैं अभी देख रहा पिछले 2 हफ्ते में ही पॉलिटी के इतने सारे नए सब टर्मिनोलॉजी और चीज़ें चर्चा में आई हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है। तो स्वाभाविक है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन वो तो ठीक है, कॉमन वोटर लिस्ट बनाना है, और भी चीज़ें चल रही है, क्रॉस वोटिंग क्या होता है वगैरह वगैरह। तो आप वो देखो सुकून से। फिर इतना हो जाए फिर आप फोकस करें IR पे, उसमें भी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप अग्रीमेंट्स वगैरह चर्चा मेरा। फिर सीसेट को मैंने इतना ऊपर क्यों रखा, मतलब मैं हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स, मिसाइल, उसके भी ऊपर मैंने सीसेट को रख दिया। ऐसा क्यों है, उसका कारण आपको इस वीडियो में मिलेगा जो अभी चलेगा। मामा जी आप यहाँ? भतीजे सीसेट की तैयारी करो, प्रीलिम्स करीब आ रही है। मामा जी सीसैट की क्या तैयारी करनी है? हमारे रॉयल एंट्री टॉपर भैया ने यूट्यूब पे बोला है कि वो बिना सीसैट की कोई तैयारी करके गए थे और फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया, तो कोई तैयारी नहीं करनी उतनी ज्यादा। भाई उनके ज़माने में पेपर आसान निकला करते थे, अभी आप 2023 का पेपर देखो, IIT लेवल के प्रश्न IAS के एग्जाम में पूछ रहे हैं, निकालना मुश्किल है। मामा जी सिर्फ 33% ही तो लाना है ना, क्या टेंशन है, हो जाएगा 33%। भाई नहीं होता है 33% भी। कई ऐसे विद्यार्थी जो इंजीनियर थे वो भी उसमें फेल हो चुके हैं, आप ट्विटर पे जाके देखिए। लेकिन ये ऐसे फेल हुए व्यक्तियों का इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील नहीं आता है, तो आपको इस चीज़ की गंभीरता नहीं है। खैर, तो समझदार को इशारा काफ़ी है, सीसेट पे आप ध्यान दो।
अब बात आती है कि ठीक है सी सेट तक हो गया, उसके बाद क्या फोकस रहे? हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, साइंस, जीके, स्पोर्ट्स, मिसाइल वगैरह की बात है। अब आप कहते तुम ये तो सब्जेक्ट को क्यों मतलब यू आर डिसरिस्पेक्टिंग कि हिस्ट्री और साइंस इतना नीचे क्यों रखा? मैं तो PYQ देख के बोल रहा हूँ, पिछले 3 साल से जो चल रहा है, अब उतना करने की अगले 90 डेज में मेरी कैपेसिटी मुझे कम लगती है। तो मुझे खुद एग्ज़ाम देना होता, मैं बाकी सब जगह से करने की कोशिश करता, क्योंकि इतना मुझसे रटा नहीं जाएगा ऐसा मुझे लगता है। मतलब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट भी कठिन है, हिस्ट्री भी कठिन है, लेकिन अब दो में से एक अगर मुझे कि हाँ इसी पे शहीद होना है, तो आई वुड रादर प्रीफर टू डाई विथ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट बुक इन माई हैंड। बात आगे आती है, ठीक है ये तो तुमने सब्जेक्ट का बोला, करंट अफेयर्स का क्या करें? देखिए अगर आपने अच्छी किताब, अच्छे मटेरियल, अच्छे टीचर से पढ़ा है तो NCERT बेसिक से लेके एडवांस थियरी से लेके मेजर करंट इशू सब उसके अंदर कवर हो गए होंगे। उसके ऊपर एक आध साल का नया नया कुछ आता है तो उतना मंथली मैगजीन से आप देख लो, हो जाए। स्पान की मैं प्रायोरिटी आपको दूँ, सबसे पहले फोकस हो थियरी पे। मतलब जो भी सब्जेक्ट, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, थियरी। उसके बाद कंटेम्पररी इशू की जो भी आर्टिकल 370 क्या है, या दूसरा जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, वो CA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, वगैरह वगैरह। उसी तरह इकोनॉमी, मान लीजिए कि बिटकॉइन क्या है। इतनी लेफ्ट राइट हो जाए, उसके बाद जो टाइम बचे तो पिछले एक साल का करंट देख लो। पिछले एक साल के करंट में बहुत छाती मत पीटो। मान लीजिए 100 सवाल हैं, मुश्किल से 11-15 सवाल होते हैं, उसमें से मुश्किल से 3-4 सवाल जो असल में सॉल्व हो पाए अपने से। कोई टीचर, कोई मैगजीन वाला कितने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे, असल एग्जाम में आप रट के क्या सॉल्व कर सकते थे कि नहीं, तो मैं उसकी आपको कड़वी हकीकत बता रहा हूँ। पिछले एक साल के जितने सवाल आते हैं उसमें से 3-4 मुश्किल से असल एग्जाम में सॉल्व हो सकते हैं। बाद में फिर ये स्क्रीनशॉट और गांधीनगर है गुजरात का कैपिटल तो उड़ीसा का कैपिटल ये है, तुमको सपना आ जाना चाहिए था, सिमिलर क्वेश्चन, ये सब मार्केटिंग की फर्जी बातें। उस पे आप उससे आप भटके नहीं। देखिए करंट अफेयर्स में भी क्या है, अच्छे टीचर से आपने पढ़ा हो तो उसके सब्जेक्ट में उसने करंट अफेयर्स पढ़ा दिया हो, फिर उसके ऊपर एक आध साल का कुछ आए तो वो भी मैं तो पढ़ा देता हूँ। फ्री सीरीज चलती है अपनी Win24 सीरीज, 2 लेक्चर हुए हैं, 50 पेज जितना हैंड आउट भी उसके सारे अपडेट आ गए एक साल की, और भी आने वाले हैं, वो सब नीचे लिंक होगा, फ्री में आप देख लो। अब आप समझिए ऐसे हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप प्रायोरिटी ऑर्डर से तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ लोग मुझे कहें हाँ तो उसमें क्या है, मेरा तो हिस्ट्री खत्म हो गया है, ऊपर ऊपर से देख लिया। मेरा उनको सवाल है कि भाई तो तुम असल में एग्जाम में जवाब करेक्ट कर सकते हो कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल ये देखो 2023 प्रीलिम में पूछा कुछ कि वॉल्टर इलियट कौन था और वो आर्कियोलॉजिस्ट थी कि क्या था, ये NCERT क्लास 11 में 12 में है, पर आपको याद था कि नहीं, आपने टिक कर पाएंगे कि नहीं? तो सही बात है, वरना हाँ मैंने NCERT देखा है, तो देखा है पर टिक हुआ कि नहीं सही से, वो आपका दैट इज़ द असल में मतलब टेस्ट ऑफ योर एक्सीलेंस। 2008 की प्रीलिम में ऐसा पूछा, एजेंट ऑरेंज क्या है? उसका जवाब ये था कि वो US मिलिट्री में ने वियतनाम युद्ध में जंगल झाड़ियाँ वहाँ ज़्यादा थी तो उस पर ये केमिकल डालते थे, जंगल के पूरे पेड़ तबाह हो जाएं और फिर खाली हो जाए तो वियट कॉन्ग और जो भी मतलब गुरिल्ला थे उनको छिपने की जगह नहीं मिले। अब ये वाली चीज़ भी हवा में नहीं पूछी है, ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री की मेरे ख्याल से क्लास 10 की किताब है उसके अंदर सेकंड चैप्टर में ये सब दिया, एजेंट ऑरेंज क्या था। हाँ तो आप पढ़ के गए थे कि नहीं, या आप ऐसी हवा में थे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का तो नहीं पूछते हैं ना तो हमको नहीं तैयार करना है प्रीलिम में? तो पढ़ना पड़ेगा, तो मतलब थोड़ा जाओ पीछे, इवन थोड़ा और पीछे जाओ, 2008 का भी पेपर, या अब देखिए उस ज़माने में क्या पूछते, अगर आज की तारीख में स्पोर्ट्स अवार्ड पूछ रहे हैं तो उस ज़माने में भी पूछते थे, तो कैसे सवाल आते थे जरा आप देखिए, आपको टेस्ट मिलेगा कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि क्रिकेट का पूछते थे या लॉन टेनिस का पूछते थे, वगैरह वगैरह। हिंदी मीडियम वालों के लिए कड़वी बात यह है कि पसंद हो कि नहीं हो, क्लास 11-12 की साइंस बायोलॉजी की किताब थोड़ा देख के जाओ। एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि मार्सुपियल इंडिया में पाए जाते हैं कि नहीं, तो जवाब है नहीं पाए जाते, क्योंकि मार्सुपियल मतलब ये कांगारू, कोआला बियर वगैरह, तो वो तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अब ये ऐसी चीज़ है क्लास 12 की बायोलॉजी में सीधा दिया है, अब आगे नहीं, मेरा तो वो बैकग्राउंड नहीं था, ये वो IIT वालों को एज मिल रहा है। मित्रों UPSC बहुत कुछ है, बट इट इज़ नॉट अ फेयर ऑर्गेनाइजेशन इन माई ओपिनियन। उसमें हमेशा कुछ लोगों को एडवांटेज मिलता ही रहेगा, जिसका साइंस स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, इंग्लिश स्ट्रांग है, XYZ। तो क्या करेंगे आप, आपको कैसे लड़ धरना दोगे प्रदर्शन? नहीं, आपको असल में तो यही करना है इनका, ठीक है मैं भी पढ़ लूँगा जो किताब से आए, लेट मी ऑल्सो गो एंड सफ़र। तो वो आप पीड़ा सहन कीजिए, उसको पढ़िए,
तभी सिलेक्शन होगा। उसी तरह क्लास 11 की फिजिक्स से कुछ सिंपल से सवाल पूछे गए थे कि टेम्परेचर और उस हिसाब से ओशन में क्या होता है। दूसरा, आजकल ये चला, खासकर 2023 की प्रीलिम में यूनिक बात ये थी, करीब 5-6 सवाल ऐसे थे जो इंडिया ईयरबुक, कोचिंग वालों की नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो इंडिया ईयरबुक आती है उसमें से 5-6 सवाल सीधे उठा उठा के पूछे कि होमगार्ड को कौन सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करता है, उनका क्या काम होता है, कामराजार पोर्ट वगैरह वो कैसे बना है, एनीमिया मुक्त भारत क्या है, फिर ये कुछ स्पोर्ट्स वगैरह के अवार्ड के बारे में, कुछ मेजर ध्यानचंद अवार्ड वगैरह कुछ पूछा था। 5-6 सवाल थे कुल मिला के। खैर 2023 की तो अब पुरानी हो गई, 2024 की आनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों के अंदर। आपको वो किताब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से नहीं खरीदनी है, क्योंकि आप समझो ज़्यादातर कोचिंग वाले कुछ ना कुछ उसकी फ्री समरी निकाल देंगे, तो कम से कम मतलब वो रट लेना, दैट इज़ माई एडवाइस टू यू। और ऐसे भी जो सीरीज़ चलती रहे फ्री पेड वगैरह, तो फ्री तो 7 दिन का अनलॉक सब हो गया, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। खैर, तो ये कड़वे वचन मैंने जो आपको बताया, पहला, खुद से लीनियर पेपर डाउनलोड करके अपना कैंसर स्टेज पता करो, अटेम्प्ट देना है कि नहीं आपको सही पता चल। देखिए, नहीं भी देना है तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन वो स्वीकार करके फिर मुझे अभी और क्या करना है, मुझे एसएससी देना है, बैंक देना है, तो उसकी भी तो फिर तमीज़ से तैयारी करनी पड़ेगी ना, वरना आधी अधूरी तैयारी से तो आपका मई महीना इधर में बर्बाद हो जाएगा, उसका रिजल्ट है मान लीजिए जून में, तो ऐसे आपके 3-4 महीने तो और बर्बाद हुए, जबकि उसमें आप लग जाते तो शायद कुछ एसएससी या कुछ बैंक का कुछ काम हो पाता है ना। तो स्वीकार करके आप बढ़ेंगे, आपको फ़ायदा होगा। सब्जेक्ट वाइज पैटर्न वगैरह मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, कौन से सब्जेक्ट पहले करने बाद में करने। इस सीरीज़ में थोड़े दिन बाद शायद मैं और वीडियो बनाऊं जब मुझे पेज यूज़ की ज़रूरत होगी। अदर देन दैट, आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।